7 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अगर हस्बैंड को पता हो और हस्बैंड उन पॉइंट्स को ठीक से फॉलो कर ले तो झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली पत्नी कोर्ट में चारों खाने चित हो जाएगी और हस्बैंड झूठे मुकदमों से भी आराम से बाहर निकल सकता है। दोस्तों, ये जो 7 पॉइंट्स है ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सभी के लिए ये पॉइंट्स जानने बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। दोस्तों, ये 7 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान से सुनना कि आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करके रखना है। सबसे पहला स्टेप ये है एविडेंस बनाना। जब भी शादी के बाद आपका आपकी पत्नी के साथ किसी भी टाइप का कोई भी लड़ाई झगड़ा या कोई भी कलेश होता है या फिर आपको ऐसा शक होता है कि आपकी पत्नी के किसी और के साथ नाजायज संबंध है और वो उसके साथ मिलकर आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है या फिर आपके ऊपर कोई केस कर सकती है, किसी भी टाइप का आपको कोई शक होता है, तो शुरू से ही एविडेंस बनाना शुरू कर दो। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता ही है आजकल क्या हो रहा है। अब एविडेंस में आप कॉल रिकॉर्डिंग भी बना सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग भी बना सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बना सकते हो, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट, फेसबुक के स्क्रीनशॉट, इंस्टाग्राम के स्क्रीनशॉट, ये सब चीजें कोर्ट में मानी जाती है। इंडियन एविडेंस एक्ट में और फैमिली कोर्ट एक्ट में ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंतर्गत आती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस माना है और ये चीज साफ साफ कही है कि जहां पर फेयर ट्रायल की बात आती है वहां पर प्राइवेसी जैसी चीजें नहीं देखी जाती। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, आपकी कमाई और आपकी पत्नी की कमाई। आप कितना पैसा कमाते हो, कितनी आईटीआर भरते हो, कितनी आपकी सैलरी आती है, कौन से अकाउंट में आती है, ये चीजें अपनी पत्नी को सच मत बताओ, हमेशा झूठ बताकर रखो। रियलिटी कभी भी उसे शो मत करो कि आप कितना कमा रहे हो, कितना इनकम टैक्स भर रहे हो, और इन सब चीजों को अपनी पत्नी से छुपा कर रखो ताकि कोर्ट में अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस केस दर्ज करवाए तो इन सब चीजों को निकलवाने के लिए उसे बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़े। और दूसरी चीज इसमें ये आती है कि अगर आपकी पत्नी जॉब कर रही है, पैसे कमा रही है, तो उसका सारा हिसाब किताब अपनी नजरों में जरूर रखो ताकि कोर्ट में आप ये चीज शो कर सको कि आपकी वाइफ की रियल इनकम क्या है और वो क्या कमा रही है, क्या नहीं कमा रही, जिससे आपको मेंटेनेंस के केस में बेनिफिट्स मिल सके। तीसरा पॉइंट, जब आपका आपकी पत्नी के साथ कोई विवाद हो जाता है तो कोशिश करो कि फेस टू फेस कोई भी मीटिंग बाहर ना हो। जो भी बातचीत आप अपनी पत्नी से करो वो कॉल पर करो ताकि आप रिकॉर्डिंग करके सबूत बना सको। और अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है कि मजबूरन आपको आपकी पत्नी से मिलने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, फेस टू फेस मिलने के लिए, तो वहां पर आप अपने फोन का रिकॉर्डर वगैरह ऑन रखो ताकि आपके बीच में आपकी पत्नी के साथ जो भी बातचीत हो रही है वो रिकॉर्ड हो सके और आप उन बातों का एविडेंस के तौर पर कोर्ट में इस्तेमाल कर सको। चौथा पॉइंट, जब भी आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठा केस या फिर झूठी एफआईआर दर्ज करवा देती है तो फटाफट जैसे ही एफआईआर दर्ज हो तो एंटीसिपेटरी बेल ले लो। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि अगर आप एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हो तो कोर्ट में आप ही दोषी माने जाते हो और कोर्ट को ये लगता है कि आपने एंटीसिपेटरी बेल ली है, मतलब आपने जरूर कुछ किया होगा तभी आपने एंटीसिपेटरी बेल ली है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक फैलाई हुई झूठी अफवाह है जिससे लोगों को परेशानियां और ज्यादा आ सके।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल लेना कानून के मुताबिक आपका अधिकार है, क्योंकि दोस्तों पुलिस वाले जो 498 है यानी कि दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करते हैं, वो करते हैं रिश्वत खाकर ज्यादातर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश है कि 498 ए बीएनएस 85 यानी कि दहेज प्रताड़ना का मुकदमा आसानी से दर्ज नहीं होगा। सबसे पहले पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, और अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं पाया जाता है तो उस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग रिश्वत खा के मुकदमा दर्ज कर देते हैं, और जो रिश्वत खा के मुकदमा दर्ज कर सकते हैं वो रिश्वत खाकर आपकी इल्लीगल अरेस्टिंग भी कर सकते हैं। ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं। तो जैसे ही आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, आप फटाफट एंटीसिपेटरी बेल जरूर ले लो। एंटीसिपेटरी बेल लेने से आपके केस पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पांचवा पॉइंट ये है कि जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो जाती है और आपको लगता है कि जो उस केस में आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेकार है, उनका कोई आधार नहीं है, डेट टाइम इस तरीके की चीजें सही से मेंशन नहीं की गई है, वो एफआईआर क्वैश होने लायक है, तो फटाफट हाई कोर्ट चले जाओ क्वैशिंग के लिए। एक चीज का ध्यान रखना, चार्जशीट फाइल होने से पहले क्वैशिंग के लिए मत जाना, चार्जशीट फाइल होने के बाद क्वैशिंग के लिए जाना। क्योंकि अगर आप चार्जशीट फाइल होने से पहले क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाते हो तो हाई कोर्ट ये कहकर डिसमिस कर देगा कि ये ट्रायल का मैटर है, ट्रायल फेस करो। लेकिन जब आप चार्जशीट फाइल होने के बाद ट्रायल के एक दो तरीके भुगतने के बाद हाई कोर्ट जाओगे तो ये बहाना मारने का हाई कोर्ट को मौका नहीं मिलेगा, और उस क्वेश्चन के प्रोसेस पर हाई कोर्ट को सुनवाई करनी पड़ेगी। छठा पॉइंट, काउंटर केस फाइल करो। जैसे ही आपको मौका मिले अपनी पत्नी के खिलाफ काउंटर केस फाइल करने का, कोई भी ऐसा पॉइंट निकलकर सामने आए, कोई भी ऐसा ग्राउंड निकलकर सामने आए जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी वाइफ पे काउंटर केस कर सकते हो, तो उस मौके को गवाओ मत, किसी भी चीज का इंतजार मत करो, फटाफट काउंटर केस कर दो। क्योंकि दोस्तों ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, बार बार नहीं आते, और बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिनमें कई साल लग जाते हैं ऐसे मौके ढूंढने के लिए। काफी सारे मैटर्स मैंने ऐसे देखे हैं कि हस्बैंड के हाथ में काउंटर केस करने का कोई ना कोई मौका आया, लेकिन हस्बैंड इंतजार में बैठा रहा कि शायद कोई हल हो जाए, शायद कोई हल हो जाए, और उस इंतजार में हल तो हुआ नहीं लेकिन मौका भी उसके हाथ से चला गया, क्योंकि इसका भी एक टाइम पीरियड होता है। तो इस मौके को कभी भी मत गवाना, जब भी आपके पास आएगा फटाफट काउंटर केस कर देना, क्योंकि ये मौका दोबारा कब मिले कोई गारंटी नहीं, और दोबारा ये मौका मिले या ना मिले इस चीज की भी गारंटी नहीं है। सातवां और आखिरी पॉइंट, अगर आपकी पत्नी आपके साथ सेटलमेंट करने के लिए रेडी हो गई है तो वो सेटलमेंट आप अपनी शर्तों पे करना, उनकी शर्तों पर नहीं। क्योंकि अगर मीडिएशन सेंटर में मैटर जाता है तो मीडिएशन सेंटर में कुछ नहीं होता, सिर्फ सौदेबाजी होती है कि इतने पैसे दे दो, सेटलमेंट कर लो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में मैं आप लोगों को बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मीडिएशन सेंटर में सिर्फ सौदेबाजी होती है। तो आपके ऊपर है कि आप सेटलमेंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर आप सेटलमेंट नहीं करते तो मीडिएशन सेंटर वाले कुछ भी नेगेटिव नहीं लिख सकते, उनके हाथ में सिर्फ दो ही चीजें होती है, मीडिएशन पास हुई या फिर मीडिएशन फेल हुई, इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज वो नहीं लिख सकते। इसीलिए बेफिक्र हो जाओ, वहां पे अपनी बात खुलकर करो, और सेटलमेंट अपनी शर्तों पर करो, ना कि सामने वाले की शर्तों पर। अगर आप सामने वाले की शर्तों पर सेटलमेंट करते हो तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है। तो ये वो 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सभी हस्बैंड्स को पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है, और सभी हस्बैंड इन पॉइंट्स को ठीक से फॉलो जरूर करो। अगर आप सभी लोग इन पॉइंट्स को सही से फॉलो करते हो तो आपको भी आपके केस में काफी हेल्प मिल सकती है। बाकी अगर आपके ऊपर भी कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है आपकी वाइफ ने, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वी वांट जस्टिस। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।
इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।